नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप सभी का आज के इस डिस्कशन सेशन में स्वागत है। हम आज से एक खास चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही क्या है कि ARO की जो PYQ सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत क्या है कि विभिन्न खंडों की चर्चा आपने देखी होगी। आज से क्या है कि हम भूगोल और पर्यावरण खंड की शुरुआत कर रहे हैं और इस खंड में क्या करेंगे कि हम इसको दो भागों में बांटेंगे। जो पहला भाग होगा उसके अंतर्गत क्या है कि विश्व एवं भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या एवं नगरीकरण के जो प्रश्न होंगे उनकी चर्चा पहले करेंगे और दूसरे खंड में क्या है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड से संबंधित जो प्रश्न होंगे और कृषि और इसी के साथ जो कुछ इकोनॉमिक डेटा से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी और इसमें भी थोड़ा सा हम ये आपको बता दें कि इस पूरे ARO यानी जो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होना है, इसमें भूगोल जो विषय है इसकी अहमियत क्या है। तो क्या है कि अगर इसके प्रश्न जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो आपका पेपर है, इसमें कुल GS के 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस 140 प्रश्न में क्या है कि अगर आपने 80+ क्वेश्चन सही किए और इसी के साथ इसका जो GS का जो पेपर 2 या इसको कह सकते हैं जो सामान्य हिंदी का पेपर है, उसमें उसके 50 क्वेश्चन आपने सही किए तो लगभग आपके 130 प्रश्न सही हो जाते हैं। तो इस आधार पे क्या है कि अगर आप GS में 80+ प्रश्न सही करते हैं तो क्या होगा कि आप इस परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर ये 80 प्रश्न हैं तो इसमें हम मुख्य रूप से किन खंडों पर फोकस करें। तो देखिए, भूगोल और पर्यावरण और नगरीकरण, ये 3 ऐसे खंड हैं जो मूल रूप से भूगोल के खंड माने जाते हैं और यहाँ से प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे, अगर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे ARO के एग्ज़ाम के, तो आपको लगभग 40 से 45 क्वेश्चन इन खंडों से मिल जाते हैं। तो ये कहने का निष्कर्ष हमारा है कि अगर आप भूगोल और साथ ही क्या है कि जनसंख्या नगरीकरण और पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड को अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं तो लगभग 50% क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे। तो ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकला कि भूगोल जो खंड है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस खंड को क्या है कि आप नेग्लेक्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो ओवरऑल हम ये बताएं कि इस खंड को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो अब बढ़ते हैं सेशन के तरफ। तो देखिए, इस पे हम प्रश्न लेंगे और जो प्रश्न होंगे वो तथ्यात्मक भी होंगे और अवधारणात्मक भी होंगे, यानी कंसेप्चुअल भी होंगे। लेकिन क्या है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे उनको क्या है कि हम बताकर आगे बढ़ जाएंगे और जहां कंसेप्ट होगा उसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे। क्योंकि देखिए, तथ्य का कोई सीमा नहीं है, तथ्य अनेक होंगे और प्रश्न से संबंधित जो विभिन्न फैक्ट्स होंगे हम आपको बता देंगे कि यहाँ से आप इनको देख लीजिए। और जो भी रिलेटेड प्रश्न होंगे, जिस प्रश्न से विभिन्न क्या हो सकते हैं, अन्य प्रश्न बन सकते हैं, तो उसकी क्या है चर्चा हम अगले किसी सेशन में करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि मूल प्रश्न को हम हल करेंगे और इसके साथ जो इससे संबंधित अन्य प्रश्न होंगे उनकी चर्चा हम आने वाले समय या किसी सेशन में शुरुआत करते हैं आज के चर्चा की। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और 4 विकल्प दे रहा है। पहला कह रहा है कोल्लेरू झील है, दूसरा वुलर झील है, तीसरा नल सरोवर झील है और चौथा सांभर झील है। तो जैसे ये 4 झीलें दे रहा है और कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो क्या है कि सबसे इन चारों में बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, वुलर है। तो देखिए, जब आप प्रश्न पढ़ रहे हैं या अगर कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं या PYQ लगा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि यही प्रश्न अब फिर से पूछेगा। तो क्या है कि आपको इस प्रश्न को हल करते समय इससे संबंधित जितने फैक्ट्स हो सकते हैं, जितने कंसेप्ट हो सकते हैं, उनको भी रिकॉल करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो क्या है कि पहले जैसे कोल्लेरू झील है तो कोल्लेरू झील के बारे में आपको आना चाहिए। कोल्लेरू झील है कहाँ,
तो सबसे पहली बात कि ये आंध्रा में अवस्थित एक झील है और जो मुख्य रूप से क्या है कि कृष्णा और गोदावरी दोनों के डेल्टा के मध्य ये अवस्थित है। तो दूसरी बात क्या हुई कि कृष्णा और गोदावरी इन दोनों नदियों के डेल्टा के मध्य ये अवस्थित है। तीसरी बात, ये भी क्या है, मीठे जल की झील है या ताजे पानी की झील है। और इसी के साथ क्या है कि ये एक रामसर साइट्स भी है। ये क्या है, एक रामसर साइट्स भी है। तो देखिए इस एक वर्ड से कितने इंफॉर्मेशन निकल के आ गए जो हो सकता है कि किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछ दे। अब जैसे यही है तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोल्लेरू झील को रामसर साइट्स किस ईयर में घोषित किया गया। क्या ये एक वर्ल्ड सेंचुरी है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ऐसे ही जैसे बुलर झील है, तो बुलर झील कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के क्या है कि बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, बांदीपुरा ज़िले में ये अवस्थित झील है। दूसरी कि जो ये झील है इसका जो मुख्य जल स्रोत है वो कौन सी है, वो झेलम नदी है। क्या है, झेलम नदी है। तो देखिए दो चीज़ें आपको यहाँ मिल गई कि इस झील का क्या है कि मुख्य स्रोत क्या है, झेलम नदी है, और दूसरी कि ये कहाँ अवस्थित है, तो इसका लोकेशन और मुख्य स्रोत आपको पता चल गया। इसी के साथ क्या है, ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो झील है इसका जो क्षेत्रफल है वो मौसम के अनुरूप परिवर्तित होते रहता है। यानी अलग अलग मौसम में जो इसका एरिया है वो कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे अगर इसके एरिया की बात करें तो ये क्या है कि 30 किलोमीटर यानी 30 वर्ग किलोमीटर से लेकर 189 वर्ग किलोमीटर के बीच में आंकड़ा दिया गया है। किसी किसी जगह पे ये 250 किलोमीटर यानी 250 वर्ग किलोमीटर तक भी दिया है। तो मामला ये नहीं है डेटा का, ये है कि मौसमी ये क्या है, एक तरह से झील है जिसका क्षेत्रफल परिवर्तित होते रहता है। फिर इससे संबंधित एक इन्फॉर्मेशन है कि जो वुलर झील है ये क्या है, एक ऑक्सबो झील है, यानी ये क्या है, एक गोखुर झील है। ये क्या है, एक ऑक्सबो लेक है, ये गोखुर झील है। अब ऑक्सबो लेक क्या होती है कि देखिए जैसे मैदानी भाग में जब नदियां प्रवेश करती हैं तो इन नदियों का वेग कम हो जाता है, और वेग कम होने के बाद क्या है कि इनके वेग कम होने से ये क्या है कि नर्म चट्टानों का कटाव करती हैं, और इसके कारण क्या होता है कि ये मियांडर करती हैं, विसर्प करती हैं, ये मोड़ बनाती हैं, और ये मोड़ बनाते हुए आगे बढ़ती हैं, और ये लगभग क्या है कि धनुष या एस आकार का होता है, ठीक है। इस तरह से ये मियांडर या विसर्प बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। और जब इन नदियों में या जैसे बाढ़ की स्थिति आती है, जब जल दबाव अधिक होता है तो ये अपने मूल मार्ग को छोड़कर सीधे आगे बढ़ जाती हैं। तो जो अवशिष्ट या जो छोड़ा हुआ भाग होता है इसी में जब जल जमा होता है और ये लगभग धनुष के आकार का होता है, या कह सकते हैं कि गोखुर यानी गौ के जो नाल हैं, खुर हैं, उसके आकार का होता है, और इसी के आधार पर इसका नाम ऑक्सबो लेक रखा गया है, ठीक है। तो ये इससे संबंधित कुछ तथ्य थे। ऐसे ही अगर हम नल सरोवर झील की बात करें तो जो नल सरोवर झील है ये गुजरात में है। अब देखिए एक एक इन्फॉर्मेशन को हम देखते जा रहे हैं। अब जैसे बात हो रही है कि नल सरोवर झील की, तो ये कहाँ अवस्थित है, ये गुजरात राज्य में है। तो देखिए पहला इन्फॉर्मेशन क्या हुआ कि ये कहाँ अवस्थित है, ये भी क्या है, एक मीठे जल की झील है या ताजे पानी की झील है, ठीक है। 2012 में इस झील को वर्ष 2012 में रामसर साइट्स घोषित किया गया है, और 1969 में इसको पक्षी
अभयारण्य घोषित किया गया। तो इस तरह से क्या है कि ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य थे। तो आपको ये जानना होगा कि अगर कोई झील हम देख रहे हैं, जैसे प्रश्न में ये हमने देखा, तो इससे संदर्भ में या इसके संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको भी आप रिकॉल करिए। जैसे सांभर झील है, तो ये क्या है, ये मीठे जल की झील नहीं, ये क्या है, एक नमकीन झील है, ठीक है। और ये कहाँ अवस्थित है, तो ये राजस्थान में है। और राजस्थान में भी क्या है कि जो स्वदेश दर्शन योजना चलाई गई है, स्वदेश दर्शन योजना, उसमें ये जो राजस्थान सर्किट है उसका एक ये अंग है। तो हो सकता है किसी एग्जाम में ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी झील स्वदेश दर्शन योजना की अंग है या पार्ट है। तो इस तरह से क्या है कि आपके विभिन्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, इसी का व्याख्या आपके सामने दिया गया है कि ये झील है जो जम्मू कश्मीर में है। किस ज़िले में है, तो बांदी पोरा या पूरा डिस्ट्रिक्ट में है। ताजे जल की एक झील है, इसका एरिया परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। और इस जल का जो मुख्य स्रोत है वो झेलम नदी है। और ये क्या है कि एक गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक का उदाहरण है। दूसरा, कोल्लेरू झील कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में है। और ये नल सरोवर क्या है, गुजरात में है। और ये आर्द्र भूमि। तो ये जो चारों दिए गए हैं लोकेशन, ये रामसर साइट के अंतर्गत क्या है, आर्द्र भूमि है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा वुलर झील का मैप देख लेते हैं। तो देखिए, ये मुख्य रूप से क्या है, वुलर झील है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो कौन सी नदी है, झेलम नदी है। और इससे संबंधित क्या है कि जो एसोसिएट वेटलैंड है उसका ये मैप दे रहा है। तो ये भी आपको देखना चाहिए। इसी के साथ क्या है कि जैसे झेलम नदी आपने देखा, तो झेलम नदी से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकता है। तो जैसे झेलम नदी क्या है कि ये अनंतनाग जिले से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से क्या है, निकलती है। और यहाँ पर एक वेरीनाग क्या एक चश्मा है या झरना है, वहाँ से ये निकल कर वुलर झील तक पहुँचती है। और इसके बाद फिर ये क्या होती है, पाकिस्तान की तरफ बढ़ती है और चेनाब नदी में मिल जाती है। और फिर चिनाब आगे बढ़कर सिंध में मिल जाती है। तो ये क्या है कि ये इसके झेलम नदी से संबंधित तथ्य थे। और इसी पर क्या है कि आपसे विभिन्न जो झेलम नदी पर जो विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं उनको भी आपको रिकॉल करना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर प्रश्न पूछ दे। साथ ही क्या है कि झेलम नदी से संबंधित जो इसकी सहायक नदियां हैं इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। जैसे लीदार दिया है, सिंध रिवर है, अर्पल है और इधर विश्व रिवर है। तो ये क्या है कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि जो एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक कौन सी है, ये भी आपसे पूछ सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में बिहार स्टेट का एग्ज़ाम होना है और हो सकता है यूपी में पूछ ले। तो ये क्या है कि एशिया की जो सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है, यानी जो गोखुर झील है, गोखुर झील को क्या है, छाड़न झील भी बोलते हैं, इसको चापाकार झील भी बोलते हैं और इसको धनुषाकार झील भी कहते हैं। तो देखिए, इसके अनेक नाम हैं, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। और भारत के, इंडिया के बिहार राज्य में बेगूसराय जिले में क्या है, एक झील है जिसको कंवर ताल, यानी इसको कांवर ताल या कंवर झील बोलते हैं। और ये झील जो है एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है, ठीक है। यानी कि बेगूसराय जिले में ये अवस्थित है और जिसका नाम कांवर या कांवर ताल या कंवर झील बोलते हैं। और ये जो झील है ये किस नदी पर है, तो ये गंडक नदी। और उसमें भी अगर
स्पेसिफिक रूप से देखेंगे तो जो बूढ़ी गंडक है उसी पर निर्मित ये आक्सबो लेक है। और पूछ सकता है कि गंडक किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो देखिए एक प्रश्न से क्या है कि कितने प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अब जैसे देखिए यही जैसे आपने प्रश्न देखा कि ये जो आक्सबो लेक है यानी जो कंवरताल झील है, जो ये कंवरताल हो सकता है ये आने वाले एग्जाम में पूछ ले। इसको क्या किया गया है कि रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये एक आर्द्र भूमि के रूप में ये नामांकित है और ये कब हुई है, तो ये 2020 में हुई है। अब आपसे एक प्रश्न है कि बिहार का क्या एक ये मात्र रामसर साइट है, आप एक बार चेक करिएगा। तो इस तरह से क्या है कि विभिन्न प्रश्न आपके बन सकते हैं। साथ ही क्या है एक ये बर्ड सेंचुरी भी है, ये क्या है एक पक्षी अभयारण्य भी है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन अनेक हो सकते हैं, आपको देखना है कि संबंधित इन्फॉर्मेशन कौन कौन से आपको मिल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा क्या है कि गूगल वर्ल्ड है, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। हाँ, कंसेप्ट को आपको समझना है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, जैसे जब भी आप क्वेश्चन हल करें तो उस क्वेश्चन के साथ जो तथ्य आपको मिलते हैं उनको वही नोट कर लिया करिए। और आप कोशिश करिए कि मैप या आउटलाइन मैप का यूज करिए और वहाँ लोकेट करते हुए आगे बढ़िए। अब देखिए एक दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न क्या है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए यही प्रश्न तो रिपीट होगा नहीं, आपको ट्रेंड पकड़ना है। तो जैसे दे रहा विकल्प पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो जैसे ये पूछा था कि तमरिया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर इसका है झारखंड। लेकिन देखिए ये प्रश्न क्यों पूछा, तो क्या है कि वर्ष 2014 में इस जनजाति को क्या किया गया कि बैकवर्ड कास्ट से उठाकर इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। इस कारण से ये प्रश्न पूछ लिया। तो हो सकता है कि ये प्रश्न अब न आए और पूरी संभावना है कि ये नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि आपको ट्रेंड कैसे पकड़ना है। जैसे देखिए एक प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड में कौन सी मुख्य जनजातियां हैं, तो जैसे मुंडा है, बिरहोर है, ओरांव है, खरिया है, पहाड़िया है, ये अन्य जनजातियां हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 ये पारित हो चुका है। अब इससे संबंधित आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो पहला रिक्वेस्ट मेरा होगा कि इस संशोधन विधेयक 2022 को एक बार जरूर आप देखिएगा। इससे जैसे देखने की अगर बात है तो उसमें भी महत्वपूर्ण बातें देखिएगा। जैसे इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव क्या है कि एक जो गोंड जाति है, गोंड जाति है, इसको क्या किया गया है कि एससी से, ये पहले क्या थी एससी में थी, अब इसको एसटी में कन्वर्ट किया गया है। तो इसकी श्रेणी को परिवर्तित किया गया है। तो आपको हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दे। ऐसे ही क्या है कि 2-3 जातियां हैं, जैसे नायक, उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्या है, एक जाति है नायक, दूसरी है ओझा। और देखिए ये जनजातियां हैं और इनका कुछ अलग अलग जिलों से संबंध है। जैसे अगर नायक जाति की बात करें तो ये संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में मूल रूप से पाई जाती है। और जो ओझा है ये कुशीनगर में पाई जाती है, ये कुशीनगर जिले में पाई जाती है। और तीसरी है पथरी, तीसरी कौन सी है, पथरी, ये मूल रूप से कहाँ पाई जाती है, ये चंदौली जिले में पाई जाती है। और चौथी जो जनजाति है वो है राजगोंड, ये मूल रूप से जो भदोही जिला है। तो ये क्या है कि ये 4 जो जातियां हैं
इनके क्या किए गए हैं, एक खास श्रेणी में रखा गया है। और इनको किस श्रेणी में रखा गया है, इन चारों को एसटी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो क्या है कि यूपी का चूंकि आरओ एग्जाम है, तो हो सकता है कि ये दोनों प्रश्न पूछ ले। पहला, जो गोंड जाति है, जिसको अनुसूचित जाति से, यानी जो गोंड जाति है, इसको क्या किया गया है, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति में परिवर्तित किया गया है। और दूसरा क्या है, ये चारों जनजातियां हैं जो अलग अलग जिलों से, हो सकता है आपको यही सुमेलित करने को दे दे और दे दे कि इनमें से किसका श्रेणी चेंज किया गया है। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। और देखिए, इसी से संबंधित एक मैप देख लेते हैं। अब हम इंडिया का एक मैप ले लेते हैं और इसमें जो ट्राइब्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उनको देख लेते हैं। तो जैसे खासी दिया है, तो देखिए खासी का ये रीजन है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है कि ये नागालैंड में नहीं है, ये नागालैंड में नहीं है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, जहां नहीं होगी उसको दे दिया रहेगा। फिर हम बात कर लें जैसे गद्दी, तो गद्दी आपको देखना है कि कहाँ मिलेगी, ठीक है। फिर जैसे दे रहा है कि जारवा जनजाति कहाँ है, तो आप देखिए ये अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ जारवा मिलती है। जैसे अंगामी, ठीक है, अंगामी मूल रूप से कहाँ मिलेगी, वो नागालैंड में मिलेगी। तो देखिए, ऐसे ही क्या करना है कि आपको मैप लेना है और मैप में विभिन्न जो ट्राइब्स हैं उनको लोकेट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप प्रश्नों को रिकॉल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दे रहा है राज्य, और राज्य के साथ दे रहा है गर्म झरने। तो देखिए हॉट स्प्रिंग, तो हॉट स्प्रिंग क्या है कि पृथ्वी के भूगर्भ में विभिन्न गतिविधियां होती हैं और उनके कारण क्या होता है कि सतह पर गर्म जल आता है और उसी को हम गर्म झरना कहते हैं। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो जैसे आउटर कोर है, उसके ऊपर अगर देखेंगे तो मैग्मा होता है, तरल पदार्थ होता है, और ये क्या होता है कि गर्म गलित तरल पदार्थ होता है। और ये संपर्क में इसके क्या है कि जो चट्टानें होती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं, और जब कभी चट्टानों में दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, तो ये मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ता है और इसके संलग्न या इसके कांटेक्ट में जो चट्टानें होती हैं वो गर्म होती हैं और उनके संपर्क वाला जो जल होता है वो भी गर्म हो जाता है। और यही गर्म जल क्या होता है कि सतह पर आता है, तो या तो झील, झरना या चश्मे के रूप में हमें दिखता है, और उसी को हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं। और ऐसे भारत में अनेक हॉट स्प्रिंग है, गर्म झरने हैं, उसी के बारे में ये दे रहा है। जैसे कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है, तो ये देखिए ये सही है। दूसरा दे रहा है कि उड़ीसा में ताप्ता पानी है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कि गुजरात में नारायणी है, तो ये वाला जो पेयर है ये गलत है, क्योंकि जो नारायणी है ये मूल रूप से कहाँ है, ये राजस्थान में है। तो देखिए ये आपका प्रश्न था। अब इसी का क्या है कि एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो इंडिया में विभिन्न हॉट स्प्रिंग हैं उनको नोट करना है, और उसमें भी ध्यान देना है कि जो महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण कैसे हम देखेंगे, तो देखिए आपके सामने जियोथर्मल प्रोविंस ऑफ इंडिया दे रहा है। इसमें आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रमुख क्षेत्र हैं। तो यहाँ के क्या है कि जितने भी हॉट स्प्रिंग होंगे उनको आपको नोट करना है। पुग्गा कहाँ है, मणिकरण कहाँ है, तो ऐसे नाम नोट करना है। फिर आप आएंगे तो इधर जब आएंगे तो हरियाणा और राजस्थान, इस प्रोविंस में आपको जो हॉट स्प्रिंग है उनको नोट करना है। और फिर ये वाला जो क्षेत्र है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र और इधर गुजरात, और इसी के साथ जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ जो हॉट स्प्रिंग है उनको भी आपको नोट करना है। और जब नीचे आएंगे तो इधर आंध्रा में भी क्या है कि कुछ हॉट स्प्रिंग है। तो इस तरह से क्या है कि जो आपके इम्पॉर्टेंट क्षेत्र हैं, आप देखेंगे कि सबसे अधिक हॉट स्प्रिंग यहाँ है, फिर एक बेल्ट बन रहा है, ठीक है, फिर एक बेल्ट बन रहा है और
ऐसे बेल्ट बन रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग है, इनको आपको अलग अलग मैप पे लोकेट करना है, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, एक तरफ जलोढ़क मृदा दे रहा है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दे रहा है। तो देखिए, जो जलोढ़क मृदा है, एलुवियल सॉइल है, इसका संबंध कहाँ से है? ये उत्तर प्रदेश से है। ये क्या है कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप के द्वारा निर्मित मृदा है। दूसरी काली मृदा, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल मूल रूप से कहाँ मिलती है? कि ये महाराष्ट्र में मिलती है। और तीसरा है कि रेड सॉइल, तो ये कहाँ मिलेगी? ये आंध्र प्रदेश में मिलेगी। और जो डेजर्ट सॉइल है, मरुस्थली, ये कहाँ मिलेगी? तो ये आपके राजस्थान में मिलेगी। तो इस आधार पर क्या है कि आप इसको सुमेलित कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इससे संबंधित आपके अन्य तथ्य जानने चाहिए। जैसे कि मृदा क्या होती है, तो मृदा का डिफिनीशन आपको जानना चाहिए, मृदा की निर्माण प्रक्रिया जाननी चाहिए, जो मृदा की विशेषताएं होती हैं उनको भी जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत में क्या है कि विभिन्न मृदाओं की उत्पत्ति, उनके संयोजन, उनकी संरचना, उनकी विशेषताएं और अवस्थिति के आधार पर अलग अलग मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि अलुवियल सॉइल, जलोढ़क मृदा, काली मृदा, पीली मृदा, लाल मृदा, पीट मृदा, मरुस्थली मृदा। तो इस तरह से क्या है कि विभिन्न मृदाएं हैं और इनका क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार है। और उसी विस्तार को इस मैप पे दिया गया है कि पर्वतीय मृदा कहाँ है, जलोढ़क मृदा कहाँ है, मरुस्थली मृदा कहाँ है। तो ये आपको देखना है, काली मृदा कहाँ है, लाल मृदा कहाँ है। तो ये तब आप देख पाएंगे जब, चूँकि ये तो प्रश्न एक था, अगर हम हर प्रश्न को डिटेल में करने लगे तो एक एक प्रश्न पे 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो क्या है कि हम आपको तरीका बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं कि कैसे आपको प्रश्न हल करना है, कि अगर PYQ आप सॉल्व कर रहे हैं तो उससे अधिक से अधिक आउटपुट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि नाइजर की जो फसल है, ये तेल की एक फसल है, इसके बीजों में तेल की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? आपके सामने विकल्प दिया है। तो देखिए, जो नाइजर है ये मूल रूप से क्या है, तिलहन की फसल है और इसमें क्या है कि जो तेल की जो मात्रा होती है वो लगभग 40% होती है। और ये विकल्प क्या है जो कह रहा है 37 से लेकर 47, तो ये विकल्प इसका सही है। और अगर बात करें इसके उत्पादन की, तो भारत के साथ ये नेपाल और इथोपिया में बड़े स्तर पे इसका उत्पादन होता है। साथ ही क्या है, इस किस चीज़ का ये स्रोत है, तो इसमें प्रोटीन, फैटी एसिड और लिनोलिक जो एसिड है उसका ये प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। फिर कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, जो क्रॉप रोटेशन होता है, फसल चक्र होता है, ये किसी भी भूमि क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि में 2 या 2 से जो अधिक फसलें हैं उनको अदल बदल कर या चेंज कर कर क्या है उगाए जाने को क्या हम बोलते हैं? फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या है, इसका जो मूल उद्देश्य क्या होता है कि मृदा की जो उर्वरता है वो बनी रहे। साथ ही क्या है कि मृदा में जो खरपतवार होते हैं वो कम हो जाए और इसी के साथ जो कीट लगते हैं या इसके कारण जो कीटनाशक दवाओं का हम प्रयोग करते हैं उनका कम उपयोग करना पड़े। और इन सब के साथ क्या है कि उत्पादन भी अधिक प्राप्त हो। तो इस तरह से क्या है कि इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि जैसे पहली बार हम अधिक जल आवश्यकता वाली अगर फसल को बोते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं कि कम जल आवश्यकता वाली फसल को बोते हैं। फिर क्या करते हैं कि जैसे एक बार हम अधिक उर्वरता की आवश्यकता वाली फसल को अगर बोते हैं तो उसके बाद क्या है कि कम उर्वरक उपयोग वाली फसल को बोते हैं। तो यही इसी से संबंधित दे रहा है, कह रहा है कि गहरी जड़ों वाली
फसलों के बाद उसी तरह की फसल बोते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों है कि गहरी जड़ों के बाद हम कम गहरी जड़ों की फसल का उत्पादन फसल चक्र में करते हैं, लेकिन दूसरा दे रहा है कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल का उत्पादन करते हैं। ये स्टेटमेंट सही हो रहा है क्योंकि ये इसके नेचर को शो कर रहा है। तो इस आधार पे क्या है कि केवल दूसरा कथन सत्य होगा। इसी को क्या है कि आपके सामने दिया गया है कि जो फसल चक्र सिद्धांत है यह क्या है कि एक उत्तम फसल उत्पादन प्राप्त करने का एक तरीका है। और इसमें मूल रूप से क्या किया जाता है कि एक बार जिस नेचर की फसल बोई जाती है उसके अगली बार उसके एंटी नेचर की फसल बोई जाती है। तो ये आपके सामने दिया गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। दूसरा कह रहा है रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। तीसरा भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। और चौथा है बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। अब देखिए ये चूंकि पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, जैसे क्या है कि भारत में सबसे पहली बार किस चीज़ का विकास हुआ, तो सूती कपड़ा का विकास हुआ। तो जैसे विकल्प दिए गए हैं, अगर आप इनमें से चेक करेंगे तो एक ऐसा विकल्प है जिसमें क्या है कि पहला विकल्प 4 है और ये 4 विकल्प किसी में नहीं दिया गया है। तो आप कॉमन सेंस के आधार पर भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो क्या है कि सबसे पहली बार क्या हुआ कि सूती कपड़ा का मिल लगाई गई, उसके बाद जूट का, तो दूसरा क्या हो गया जूट, पहला सूती दूसरा जूट। तीसरा क्या हुआ कि स्टील, और चौथे नंबर पे क्या है कि सबसे अंत में इन चारों में चीनी का उत्पादन हुआ। तो इस आधार पे क्या है कि आप कह सकते हैं कि 4 2 3 1 ये आपका सही उत्तर है और इसी को दिया गया है। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ क्या है कि खनिज दे रहा है और दूसरी तरफ कौन से उद्योग हैं जिसमें ये खनिज बड़े स्तर पे उपयोग होते हैं। जैसे पहला दे रहा है कि चूना पत्थर, तो देखिए सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो ये सही हो गया। दूसरा कापर यानी तांबा, तो देखिए तांबा का इस्तेमाल जो बिजली के सामान होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। और तीसरा है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का भी इस्तेमाल जो हवाई जहाज़ है यानी एरोप्लेन जो उद्योग है निर्माण है उसमें बड़े स्तर पे किया जाता है। और इस्पात के निर्माण में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सही हो गया। तो 1 2 3 4, तो आपका जो विकल्प होगा 1 2 3 4 यानी ए जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। कह रहा है जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट्स आया था जो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित था। उसमें ये कहा गया था कि विश्व में यानी विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में जो इंडिया का स्थान है, जो पोजीशन है वो चौथा है, 4th पोजीशन है। और इसी के साथ क्या है ये भी कहा गया था कि विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा और दूसरा सोलर एनर्जी, इन दोनों में भी भारत का जो स्थान है वो चौथा है। इस आधार पे अगर देखें तो भारत में जीवाश्म ईंधन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा है। ठीक है, तो आपका विकल्प क्या सही हो गया? डी। अब इसी को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए एक आंकड़ा है, यानी ये आंकड़ा है 31 दिसंबर 2021 को, और इसके अनुसार क्या है कि देश में विद्युत उत्पादन की जो स्थापित क्षमता है उसमें सर्वाधिक योगदान जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयले का है और वो कितना है 51.7% है। जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य जो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं उनका अनुपात या योगदान 26.5% है,
5%। और उसमें क्या है कि पवन ऊर्जा का जो योगदान है वो 10.2 है, और जो सौर ऊर्जा है इसका क्या है 12.5 है। तो इस आधार पे क्या है कि जीवाश्म ईंधन के बाद जो दूसरा सबसे सर्वोच्च उपयुक्त विकल्प हो सकता है वो है सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए ये तीन जो हैं ये क्या है, ये तीनों नदियों पर स्थित हैं, लेकिन जो भिलाई है वो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो देखिए ये कैसे हम जानेंगे? तो देखिए ये क्या कह रहा है कि जो स्टील या जो इस्पात संयंत्र है, तो आपको क्या जानना है कि इनकी अवस्थिति देश में कहाँ है, और इससे संबंधित जो फैक्ट्स हो सकते हैं उनको भी आपको रिकॉल करना चाहिए। तो उसी आधार पर क्या है कि ये महत्वपूर्ण जो इस्पात संयंत्र है उनके बारे में दिया गया है, और जब उनको आप देखेंगे तो उससे संबंधित जो मैप होंगे, जो इन्फॉर्मेशन होंगे, अगर उसको रिकॉल करेंगे तो उसी में क्या आ जाएगा कि आपको देखना होगा कि कहाँ कौन सा संयंत्र है, उसकी अवस्थिति क्या है, किस राज्य में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसके आसपास कौन से फिजिकल लोकेशन है। अगर हम जैसे बात करें तो क्या है कि जैसे बोकारो है, तो बोकारो क्या है दामोदर नदी के किनारे है। जमशेदपुर क्या है कि खरकई और स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, और भद्रावती क्या है कि ये भद्रा नदी के किनारे है। लेकिन क्या है कि जो भिलाई है ये किसी भी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। अब इसके लिए क्या है कि ऐसे मैप आप देख लीजिए, और किसी भी जो इस्पात संयंत्र है उसके मैप को लोकेट करिए और उसके जो इन्फॉर्मेशन है उनको नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर या समुद्र से उत्पन्न हुआ था? तो देखिए अब ये चूंकि क्या है कि ये चक्रवात या जो तूफान आया था ये तो पुराना करंट हो गया। अब क्या ये प्रश्न पढ़ना ठीक होगा? तो देखिए प्रश्न नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड बातों को देखना है। जैसे क्या दे रहा है कि ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था, हिंद महासागर में हुआ था, कैस्पियन सागर में हुआ था, अरब सागर में। तो आपको क्या करना है कि ये जो जलीय क्षेत्र दिए गए हैं इनको एक बार मैप में देख लीजिए, इसके इम्पॉर्टेंट लोकेशन देख लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ रहा है तो वो आप बता पाएंगे। दूसरी बात कि जैसे कह रहा है कि ये एक चक्रवाती तूफान है, तो आपको ये देखना है कि आखिर चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके उत्पत्ति कब होती है, और इसी के साथ क्या है कि वर्ल्ड में जो प्रमुख चक्रवात हैं उनका जो लोकेशन है, कहाँ कौन से चक्रवात को किस नाम से हम जानते हैं उसको आप याद कर लीजिए या मैप पे उनको लोकेट कर लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आप प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा देखिए ये मैप में दिया गया है, तो ऐसे ही क्या करिए कि जब करंट एग्ज़ाम से पहले करंट आए तो जो महत्वपूर्ण उसमें चक्रवात होंगे या उनके नेचर होंगे, जैसे कि किसी भी चक्रवात को किसी खास नाम से पुकारा जाता है, वो नाम किसी देश के द्वारा दिया गया होता है और वो किसी खास जीव वस्तु या स्थान के नाम पे होता है, तो उसको आप देख लीजिए। दूसरा वो किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। तीसरा वो ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है या फिर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसको भी आप देख लीजिए। तो ये इस तरह से कुछ प्रश्न थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ दे रहा है फसल, दूसरी तरफ उसका उत्पादन या संबंधित। देखिए पहला कह रहा है रबड़, तो थाईलैंड में रबड़ पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। दूसरा दे रहा है कहवा कॉफ़ी, कह रहा है मंगोलिया, तो देखिए मंगोलिया में कहवा का उत्पादन नहीं होता, बल्कि कहवा का जो उत्पादन होता है वो बड़े स्तर पे ब्राज़ील में होता है। तो ये क्या हुआ कि ये गलत पेयर है, तो उत्तर क्या हो गया कि बी। सी दे रहा है कि जैतून, तो स्पेन में क्या है जैतून का उत्पादन होता है, और जो गन्ना है ये भारत और ब्राज़ील दोनों में ही बड़े स्तर पे उत्पादन इनका किया जाता है। तो इस तरह से ये सही हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, रूस, चीन और यूएसए। तो देखिए अगर लेटेस्ट आंकड़ों की माने तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो चीन है। अब इसी को थोड़ा सा क्या है कि अगर हम आंकड़ों में देखें
तो देखिए आपके सामने एक मैप दे रहा है और ये क्या है कि इस फिगर में ये दिखा रहा है कि विश्व में बड़े जो फिश के प्रोड्यूसर हैं वो कौन है। तो इसमें क्या है कि चाइना सबसे पहले पोजीशन पे है और इंडिया का स्थान लगभग छठे पोजीशन पे है। तो देखिए हमें ये दो इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले पोजीशन पे कौन है और हमारा भारत किस पोजीशन पे है। और इसी में क्या है कि अगर इंडिया में राज्यवार देखें कि कौन सा राज्य सबसे अधिक मछली का उत्पादन करता है, तो उसमें पहला पोजीशन है आंध्र प्रदेश का, दूसरा है पश्चिम बंगाल का और तीसरा है गुजरात का। और चूंकि ये यूपी में होने वाला एग्ज़ाम है तो यूपी या बिहार का अगर आप दे रहे हैं तो इनसे अगर इन राज्यों के द्वारा जो फिश प्रोडक्शन हो रहा है उनमें इनकी क्या पोजीशन, जैसे अगर यूपी की बात करें तो यूपी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये यूपी क्या है कि छठवें पोजीशन पे है। तो ये पूछ सकता है कि भारत में उत्तर प्रदेश फिश प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे आता है, तो ये छठे नंबर पे आता है। ऐसे ही क्या है कि आप बिहार को देख सकते हैं, तो जिस राज्य के हैं आप कोशिश करिए कि पहला जो प्रोड्यूसर स्टेट है और आप जिस राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो किस नंबर पे आता है, इन दोनों को आप देख लीजिए। देखिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो देखिए क्या है कि 99% की अगर हम बात करें तो वो है नॉर्वे, लेकिन अगर विश्व में 100% की बात करें तो वो है पराग्वे। अब आपके लिए ये प्रश्न है कि आखिर ये पराग्वे देश किस कॉन्टिनेंट में अवस्थित है, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, तो ये आपके लिए एक प्रश्न होगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा क्या है, देखिए जैसे नॉर्वे से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप क्या करिए कि नॉर्वे को वर्ल्ड मैप पे देख लीजिए, इसके आसपास कौन से जलीय क्षेत्र है, इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, यानी कौन से देशों की सीमा को ये देश स्पर्श करता है, और यहाँ अगर कोई स्टेट है, जल संधि है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ये सब फैक्चुअल है, अगर आप पहले से नहीं जान रहे हैं तो इसमें कोई दिमाग आप नहीं लगा सकते। अगर पहले से पढ़े हैं तो प्रश्न कर लेंगे। तो देखिए जो मिंडनाओ द्वीप है इसको क्या कहते हैं, वादे की भूमि, यानी द लैंड ऑफ प्रॉमिस। और देखिए आपको क्या करना है कि ये देखना है कि जो ये मिंडनाओ द्वीप है ये आखिर है कहाँ। तो देखिए जो फिलीपींस, आप इसको मैप में देखेंगे तो जैसे ये फिलीपींस दिया गया है, अब इस मैप को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको सर्च करना है कि आखिर ये मिंडनाओ द्वीप है कहाँ। तो देखिए ये जो आपको द्वीप दिख रहा है यही मिंडनाओ द्वीप है, आइसलैंड है। तो आपको क्या है, जो ये वाला रीजन है इसको बड़े अच्छे से ही मैप में देखना है, क्योंकि हर किसी न किसी एग्जाम में प्रत्येक वर्ष इस वाले रीजन से प्रश्न पूछता ही पूछता है, तो ये आपको देखना है। दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। कह रहा है कि इंडोनेशिया में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करती है। पहला ब्रुनई, तिमोर लिस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या है कि जो इंडोनेशिया है, मैंने क्या बोला कि जो ये वाला मैप है, ये वाला जो रीजन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है। इसको आपको अच्छे से देखना है कि इसमें कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं और किस देश के अंतर्गत कौन सा आइलैंड आता है, और यहाँ बहुत सारे जल संधि हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है। और उसके बाद देखना है कि किस देश की सीमा से कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है। तो क्या है कि ये पूरा बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे, तो आपको क्या करना है कि अच्छे से इसको लोकेशन को अध्ययन करना है, देखना है, मार्क करना है, और इसके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से क्या है कि ये प्रश्न हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। देश दे रहा है टोगा, ताहिती, तुवालू, तिनियन, ये देश दे रहा है। तो ये तो तब आप समझ पाएंगे कि आप ये जानते हो कि पोलिनेशिया द्वीप समूह है क्या। तो देखिए इसको हम मैप से देखेंगे। तो देखिए क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है
इसमें क्या है कि पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया 3 क्षेत्र दिए गए हैं। और ये क्या है कि इसके अंतर्गत अनेक देशों और आइलैंड को शामिल किया गया है। तो आपको क्या करना है कि मैप खोलना है और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो द्वीप और जो देश आते हैं उनको नोट कर लेना है कि अगर कभी आपसे, जैसे इस बार पोलिनेशिया के बारे में पूछा, अगली बार हो सकता है कि माइक्रोनेशिया पूछ दे या फिर मेलेनेशिया पूछ दे, या ऐसे ही कुछ अन्य क्षेत्र हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लिटिल अमेरिका, तो इससे संबंधित देश या क्षेत्र पूछ सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या करिए कि मैप अच्छे से देखकर और उससे संबंधित जो देश हैं, जो द्वीप हैं, उनको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो पेयर सुमेलित नहीं है उसमें आप देखेंगे तो वो है डोमिनिका। ये क्या है, इनकी राजधानी दे रहा है, एक तरफ देश और दूसरे तरफ इनकी राजधानी। पहला क्या है, एंटीगुआ और बरबुडा, दूसरा कह रहा है डोमिनिका, तीसरा अल सल्वाडोर और चौथा दे रहा है बहामास। तो पहले तो क्या है कि इनके लोकेशन को आपको देखना है कि वर्ल्ड मैप में ये कहाँ हैं और उनसे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने बोला कि जब भी कोई देश आप देखिए तो पहली बात क्या है कि उसकी राजधानी क्या है, उसके प्रमुख शहर कौन से हैं, वो तटीय हैं या नहीं है, अगर बंदरगाह हैं तो कौन से बंदरगाह हैं। तो पॉलिटिकल मैप पहले देख लीजिए और उससे संबंधित जो फिजिकल मैप है उसको आप देख लीजिए। जैसे मैंने क्या बोला कि डोमिनिका जो है इसकी जो राजधानी है रूसाऊ है, लेकिन इसमें क्या दे रहा है कि सेंटो डोमिंगो। अब आप किसी भी प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में राजधानी या जो फैक्चुअल डेटा होंगे उनको तभी आप जान पाएंगे जब मैप को अच्छे से आप देखे रहेंगे। तो ये प्रश्न था। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है। तो देखिए ये कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति, तो जब आप जनगणना 2011 का अध्ययन कीजिए तो उसमें विभिन्न जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके मात्रा या उनका रेशियो क्या है, उनका अनुपात क्या है, उनका क्रम क्या है, उसको राज्यवार, और अगर किसी राज्य के हैं या जैसे आरओ का हम एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें भी क्या है कि अगर कोई जैसे खास जाति है, जनजाति है, तो उसका जिलावार जो क्रम है उसको आपको देखना है। जैसे इस प्रश्न में बात करें तो क्या है कि अरुणाचल जो प्रदेश है, मिजोरम और नागालैंड, ये वाला जो क्रम है वो क्या है, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में। लेकिन क्या है कि जो आयोग है वो अपना एक अलग उत्तर देता है। लेकिन आपको क्या करना है कि जो सेंसस 2011 है इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उसी को सही मानना है। ये नहीं मानना है कि ये आंसर गलत है, क्योंकि वो भारत सरकार के द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये दिया गया है कि विभिन्न जो राज्य हैं उसमें जनजातियों की स्थिति क्या है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का जो प्रतिशत है उससे संबंधित आंकड़ा दिया गया है, और आपको देखना है कि अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और बेंगलुरु, ये 4 क्या दे रहे हैं, शहर दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से मलिन बस्तियों का जो प्रतिशत है वो सबसे कम कहाँ है। तो ये तो आप तब बता पाएंगे जब सेंसस आप देखे होंगे, और इस सेंसस में आप ये देखे होंगे कि किस राज्य में सबसे अधिक मलिन बस्ती है। तो आपको पहले तो ये जानना होगा कि आखिर मलिन बस्ती होती क्या है, स्लम्स क्या होते हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, और भारत में बड़े स्तर पे किन क्षेत्रों में स्लम्स अवस्थित हैं। जब ये आप जानेंगे तो ऐसे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि सेंसस के जो आंकड़े हैं उनको ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो उसी से संबंधित ये आंकड़े दिए गए हैं। तो आपको क्या है कि आंकड़े रटने नहीं है, एक बार सेंसस खोलिए और एक किसी खास संदर्भ में जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उनको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आप उससे संबंधित जो अन्य प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जैसे ये स्लम दिया गया है, तो इंडिया में जो क्या है कि जो टॉप शहर हैं उनका ऐसे आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो विभिन्न लोकेशन आ जाएंगे
कि किस शहर में सबसे अधिक स्लम है। जैसे इंडिया के टॉप 30 अर्बन सेंटर जहाँ क्या है कि स्लम्स हैं, तो ऐसे आप देख सकते हैं। ऐसे ही क्या है कि राज्यवार देख सकते हैं कि किस राज्य में सबसे अधिक स्लम है। जैसे दे रहा है कि महाराष्ट्र, आंध्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो क्या है कि आप देख लेंगे किस पोजीशन पे यूपी है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पोजीशन पे यूपी है, यानी स्लम के मामले में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो हो सकता है कि ऐसे प्रश्न पूछ ले। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया। पहला है हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। तो जो आंकड़ा आया था उसके अनुसार जो हिमाचल प्रदेश था इसमें सबसे कम नगरीकरण दर्ज किया गया था। तो इस तरह से क्या है, अब बात कर लें कि इसी से संबंधित जैसे डेटा है तो राज्यवार आप नगरीकरण के क्षेत्र को लोकेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सबसे आज का जो अंतिम प्रश्न है, कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मिलियन शहर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यूपी का आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। तो देखिए ये जो ऊपर के 3 शहर हैं ये क्या है, ये तो मिलियन शहर है, लेकिन क्या है कि मुरादाबाद की जो जनसंख्या है अभी 1 मिलियन नहीं पहुंच पाई है। तो इस आधार पर क्या होगा कि जो आपका उत्तर होगा वो मुरादाबाद होगा। और अगर बात करें कि जो यूपी है तो इसमें मूल रूप से क्या है कि 7 ऐसे शहर हैं जो क्या है वो मिलियन शहर हैं, यानी इनकी जनसंख्या क्या है कि मिलियन में है। जैसे आपके सामने दे रहा है कि कानपुर जो नगर है ये 2.92 मिलियन है इसकी जनसंख्या। दूसरा लखनऊ, तीसरा गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। तो ये क्या है कि ये 7 सिटी है, ये मिलियन सिटी है। तो इस तरह से क्या है कि आज हम कोशिश किए कि आपको प्रश्न कैसे हल करना है, और अगर एक प्रश्न को हल कर रहे हैं तो उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स या कंसेप्ट हो सकते हैं उसको आप रिकॉल कीजिए, क्योंकि अगले सेशन में क्या करेंगे कि जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन होंगे उनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, और जो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे तो कंसेप्ट को आपको डिटेल में समझाएंगे, जिससे क्या हो कि सेशन छोटा हो। तो आज के इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नए चर्चा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।